आज हम प्यारा सा सब्जेक्ट का ये विषय साहित्य को जीवन धारा कहा गया है। लिटरेचर जो भी है, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, उनका अपना एक महत्व है, क्योंकि संवेदना का जो विकास है व्यक्तियों में जो भावनाओं को विकसित करने का काम करता है वो साहित्य ही है। आज उसी साहित्य का कुछ बूंद चखने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, चलते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। ये आपको क्लास 10th का चैप्टर है। पहला चैप्टर है आपको श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। इसका जो लेखक है वो है हमारे प्यारे से प्यारे संविधान के जिनको पिता कहा जाता है। कौन है वो? भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर लगाना भूल गए हैं, बुरा नहीं मानिएगा। भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर कोई क्यों लगाता है? जब कोई व्यक्ति पीएचडी कर लेता है तब उसको डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाता है। भीमराव अंबेडकर जी अनेक सारे सब्जेक्टों में पीएचडी किए हुए थे, इस कारण से उनको हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं। एक सब्जेक्ट नहीं, अनेक सब्जेक्ट, इसलिए तो ये महान है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले भीमराव अंबेडकर जी का जीवन परिचय जानेंगे। जीवन परिचय जानना क्यों ज़रूरी है? इसका रीज़न ये है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव उठाता है। बिहार बोर्ड का हिंदी में जो ऑब्जेक्टिव है वो अधिकांशतः जीवन परिचय से ही उठाता है। सवाल ये है कि जीवन परिचय क्यों दिया गया? इसका जवाब बहुत सिंपल है, आसान है। ये कि जीवन परिचय इसलिए दिया जाता है कि आपको किसी महान व्यक्ति का कष्ट पता चल सके, उनका परिश्रम पता चल सके, वो कितना कष्ट किया है, कितना मेहनत किया है, क्या संघर्ष लगा है उसको अपने जीवन में। ये इसीलिए जीवन परिचय दिया गया है। और थोड़ा हम लोग साहित्य के बहाने इतिहास को भी खंगाल ले, इतिहास को भी जान ले, चख ले, इसीलिए जीवन परिचय दिया गया है। 10th का एवं 12th का जो हिंदी है उसमें प्रत्येक चैप्टर में ही जीवन परिचय दिया गया है। ये क्यों शुरू किया गया था, इसका बहुत बड़ा रीज़न है, लेकिन जवाब हम एक ही शब्द में देंगे। ये है कि होता ये था कि कहानी पढ़ लिए किसी लेखक का, कविता पढ़ ली किसी कवि का, लेकिन उसके जीवन के बारे में हम लोग को अता पता ही नहीं रहता था। उनका जो वास्तविक स्वाद है वो नहीं आ पाता था। यही रीज़न है, यही कारण है कि उस स्वाद को लाने के लिए आपको जीवन परिचय दिया गया। चलते हैं हम लोग भीमराव अंबेडकर के जीवन की तरफ। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो है वो महू मध्य प्रदेश, एम से मध्य, पी से प्रदेश, मध्य प्रदेश में हुआ था। भीमराव अंबेडकर जी महार जाति के थे। महार जाति अभी भी गरीबी झेल रहा है। मऊ मध्य प्रदेश में का जन्म हुआ था, लेकिन इनके पिताजी महाराष्ट्र में जॉब में थे, नौकरी में थे, तो ये वहाँ महाराष्ट्र चले गए। तो महार जाति वास्तव में उतना गरीब नहीं होता है, क्योंकि महार जाति अक्सर जो है आपको वो सेना में काम करते रहा है, ब्रिटिश के समय में भी सेना में काम करते रहा। फिर भी आर्थिक दृष्टिकोण से तो मजबूत रहा था, लेकिन सामाजिक सम्मान इसे नहीं था। इस सामाजिक अपमान का दंश भीमराव अंबेडकर को भी झेलना पड़ा। इनको आप जानना चाहते हैं तो कुछ ऐतिहासिक बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको ये आइडिया आ जाएगा कि भीमराव अंबेडकर को कितना कष्ट झेलना पड़ा था। हाँ, तो 1899 है इसका जन्म तिथि। जन्म महू का, महू जगह है मऊ का, मध्य प्रदेश। जन्म ईस्वी जो है आप 1899 ईस्वी है इसका। फिर मृत्यु होता है 1956 ईस्वी में, यानी कि ये 57 साल अपना जीवन जिए। दिल्ली में इनका पौध इसीलिए हुआ था कि हमारे जो प्यारे से मीठे सर जो हैं बीपी देव सर, उनका ये कहना था कि टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ आ गया। फिर चलते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ है, लेकिन मृत्यु से पहले की बात ये है कि पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होनहार था ये, और
जो है आपको छात्रवृत्ति का जो एग्ज़ाम होता है उनको पास किया था। उनके बाद ये पढ़ाई किया था, स्कॉलरशिप ले करके फिर ये विदेश गया। विदेश में 10 साल पढ़ाई किए अपना भीमराव अम्बेडकर जी। और उन 10 सालों में इतना अध्ययन किए कि विश्व के प्रसिद्ध व्यक्तियों में इनका स्थान आने लगा। और यही कारण था कि भारत जब आए हमारे अम्बेडकर जी, तो उनका यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वागत हुआ। ऐसा ही हाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी था। भीमराव अम्बेडकर जी का प्रेरक व्यक्ति जो ये प्रेरित हुए थे, उनमें 3 व्यक्ति मुख्य है। हमारा जो स्टूडेंट है वो तो जानते ही होंगे, बुद्ध है, कबीर है और ज्योतिबा फुले है। कौन है ये सब? उसको हम लोग अभी देखने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। बुद्ध, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, इनका जो सिद्धांत है आप पढ़िएगा तो मज़ा आ जाएगा। जीवन में बहुत बड़ा क्रांति घट जाएगा, परिवर्तन आएगा। बुद्ध का कहना है कि आप किसी भी धर्म को, किसी भी विचार को, किसी भी सोच को ऐसे ही नहीं मान लो। पहले उनको परीक्षण करो, प्रैक्टिकल करो, उनको सोचो, नापो, तोलो, तब मानो। हम भी जो कह रहे हैं उसको भी आप अपने विवेक के आधार पर मानो। इस बात से तो स्पष्ट है कि आपका जो है वो जबरदस्ती नहीं है आपके साथ। जैसा कि हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था था, शूद्रों की हालत जो है आपको बहुत ज़्यादा दयनीय कर दिया गया। क्यों? थोपा गया व्यवस्था। पहली बार बुद्ध आता है जो कहता है हम थोपेंगे नहीं, तुम पर डिपेंड है कि तुम क्या करोगे। और जिस परिवार से, जिस समुदाय से भीमराव अम्बेडकर जी आते हैं, दलित समुदाय से, वो थोपने का ही शिकार है कि अभी तक वो अपने उच्चतम अवस्थाओं पर नहीं पहुंच पाया। ना ही वह शैक्षणिक विकास कर पाया, ना ही मानसिक विकास कर पाया। हालांकि सुधार है, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। तो बुद्ध की जो ये बात है, सभी को एक्सेप्ट करने की बात, स्वतंत्र विचार, यही अम्बेडकर जी को ज़्यादा पसंद था। और यही कारण है कि अंतिम दिन में हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म में धर्मांतरण भी किए थे। उनका कहना था ना कि मैं जन्म तो हिंदू में लिया हूँ, लेकिन मैं मरूंगा नहीं हिंदू धर्म में। तो बौद्ध धर्म में ही वो अपना धर्मांतरण मतलब धर्म परिवर्तन किया था। कबीर से इनका क्यों ये प्रेरणा बना? कबीर सीधी बात करता है, साधु आदमी है। प्यारी सी बात, जटिल बात, रहस्यवादी बातों को सरल शब्दों में कोई कहना जानता था तो वह कबीर था। एक एक लाइन में आप दर्शन लिख सकते हो, हजारों किताब लिख सकते हो, लेकिन सीधी है, सरल है। हमारे दैनिक जीवन की जो उदाहरण है, दैनिक जीवन की जो उपयोगी वस्तुएं हैं, उनसे उपमा, उनसे उदाहरण उठा करके कबीर जी पेश किए हैं। साधारण भाषा, एकदम देसी, वो उस टाइप का, और सटीक बात। कई कवि कबीर के आगे नतमस्तक हो जाते हैं उनकी कविताओं की ओजस्विता को देख करके, पराक्रम को देख करके, साहस को देख करके। अरे कोई कभी ऐसा भी हो सकता है जो ये कहे पत्थर पूजे से मिले प्रभु तो मैं पूजू पहाड़। सीधे अंधविश्वास पर जो पूजा करने की सबसे निम्न कोटि है उस पर चोट है, सरल शब्दों में। तो कबीर इनका प्रेरक व्यक्ति है। ज्योतिबा फुले कौन थे? जातिवाद पर भारत में जो पहला चोट जो किया था जबरदस्त तरीके से, साहस के साथ, वो यही थे ज्योतिबा फुले। उसी परंपरा से जुड़े हुए व्यक्ति आप अम्बेडकर को मान सकते हैं। हालांकि अम्बेडकर का स्थान ज्योतिबा फुले से ज़्यादा है, लेकिन वो सम्माननीय है इसीलिए क्योंकि ये जो है आपको प्राथमिक व्यक्ति है, साहस के साथ लड़ा था। बहुत सारी घटनाएं हैं 8 की हिस्ट्री में, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे वो स्वाभिमान आंदोलन चलाया दक्षिण भारत में। आज भी कई सारी राजनीतिक पार्टियां इन्हीं के लगाए हुए पौधे के फल को चख रहा है। ठीक है, तो ये तीनों इनका प्रेरक व्यक्ति हो गया।
ज्ञान किन किन विषयों का था इनका? कानून, वित्त मतलब अर्थशास्त्र, अंग्रेजी का बहुत बड़े ज्ञाता, कानून मतलब विधि। और ध्यान रखना है, यही कानून का विश्व में अगर महत्वपूर्ण व्यक्ति का 10 लिस्ट बनाया जाए तो उसमें कानून के ज्ञाता में अम्बेडकर जी भी आते थे। और यही कारण है कि संविधान का जनक कहा जाता है भारत का इसको। क्यों? संविधान को जानते थे, हजारों संविधानों का गहन अध्ययन किए थे ये, ठीक है, वकील भी थे। तो ये रहा इनका जीवन परिचय। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है? पहले क्वेश्चन तो आपको पूछ देगा कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इनके माता पिता का नाम क्या था। माता पिता का नाम शायद चर्चा नहीं किया है, अगर चर्चा किया तो आप लोग किताब में देख लीजिएगा। जन्म, मरण, कुछ पुरस्कार भी दिया गया है, कुछ विद्यालयों में शिक्षण भी किया, कर्मचारी भी कुछ दिन रहे। प्रेरक व्यक्ति, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है कि निम्न में से कौन सा अम्बेडकर जी का प्रेरक व्यक्ति है। प्रेरक मतलब व्यक्ति का अर्थ हुआ जिनसे आप प्रेरित होते हो। आप बड़े थके मांदे से हो, कोई आया तुरंत आपको तरोताज़ा कर दिया, लगा कि कहीं से गजब का ऊर्जा आ गया, यही तो है प्रेरक व्यक्ति। कोई व्यक्ति ऐसा जिससे आप प्रेरित होता हो, जिनसे आपकी शरीर में सकारात्मक ऊर्जा भरपूर रूप से बाल्टी बाल्टी भर जाए तो ये है इसका जीवन परिचय। यहाँ पर इनका प्रमुख रचना से भी कभी कभी क्वेश्चन कर देता है। प्रमुख रचना का मतलब कौन कौन सा किताब ये लिखे थे। इनकी किताब में एक हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इनमें ये किताब है अम्बेडकर जी का लिखा हुआ। इसमें चर्चा है कि जाति व्यवस्था कैसे टूटेगा, उनमें क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। एक है किताब हूँ आर सुधराज, हूँ आर सुधराज। हूँ आर सुधराज ये एक ऐतिहासिक प्रश्न है। इसका हिंदी होता है कि शूद्र कौन है, कैसे शूद्र का निर्माण हुआ है। शूद्र का मतलब आज के समय में जो हमारे भारत में जो सबसे निम्न जाति का लोग हैं, जो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, वही शूद्र था पहले। तो शूद्र का जन्म कैसे हुआ, इस पर आर.एस. शर्मा अपना थॉट देते हैं कि इतिहासकार है, वो कहते हैं कि जो सेवा करता था तीनों वर्णों का वो बाद में शूद्र बन गया। तो शूद्र कौन है, हूँ आर सुधराज, इस पर चर्चा किए हैं इन किताब में अम्बेडकर जी ने। और भी कुछ किताबें हैं इनका, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। 2 किताब मेरे दिमाग में भी आ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि प्रत्येक लेखक का जो मुख्य रचना, प्रमुख रचना में आता है ना, प्रत्येक चैप्टर में आप जाइएगा हिंदी में, वहाँ पर प्रमुख रचना है, उनको आप ध्यान से देख लिया कीजिए, कभी कभी पढ़ लिया कीजिए, उसको रट जाइए। जन्म, मरण, शिक्षा, कहाँ कहाँ का वो प्रोफेसर रहा, कौन कौन सा प्रेरक व्यक्ति रहा, और क्या क्या उनका रचना रहा। आप इतनी बात को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं सभी चैप्टरों में तो आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी विद्यार्थी कोई लिखना चाहते थे इनको, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पॉज कर दीजिए। पॉज करने के बाद आप क्या कीजिए, उसको लिख लीजिए, फिर यहाँ तक आइए। अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। ये तो था जीवन परिचय। जीवन परिचय, सारा ऑब्जेक्टिव यहीं से उठेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। क्या है श्रम विभाजन? जो हम लोग अब चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, इन दोनों के अर्थों को समझेंगे, फिर इस चैप्टर का जो मूल आत्मा है, मूल जो भाव है, उसको हम लोग पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे। श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है? श्रम मतलब होता है कोई कार्य, कोई कार्य। अब चलना फिरना, दौड़ना, खाना पीना, ये कार्य। विभाजन का मतलब बंटवारा, बांट दीजिए आप कार्य को, वही है श्रम विभाजन। घर में होता है ना, तुम सब्जी ले आओ, तुम मार्केट चले जाओ, तुम आटा पिसा के चले आओ, हमको भी पिसाना पड़ता है, तो वो वही है कार्य का बंटवारा। तुम बैंक से रुपया निकल के चले आओ, सबका काम बांट दिए। जाति प्रथा, अनेक जाति के आधार पर जो व्यवस्था बनाया गया है वही जाति प्रथा है। हमारे यहाँ बिहार में जाति है, जैसे कि यादव हो गया, शर्मा हो गया, शाह हो गया, मतलब सभी जातियों ने अपने अंदर जो व्यवस्थाएं बनाया वही है जाति प्रथा। दोनों का अर्थ समझ गए? चैप्टर पे चलते हैं। भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि
हमारे युग की, इस युग की 21वीं सदी की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज आधुनिक काल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, फिर भी आज जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद तो इस समय में खत्म हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आधुनिक विचार आज के समाज में जितना फैला है, प्रगतिशील विचार जितना फैला है, उतना तो पहले नहीं था। लेकिन फिर भी आज के समाज में जातिवाद है, जड़ तक है, गहरे रूप में बैठा हुआ है। यही आश्चर्य है, आश्चर्य ही विडंबना है। ठीक है ना? तो लेखक कहते हैं कि ये सबसे बड़ी विडंबना अर्थात आश्चर्य है कि आज के समय में भी जातिवाद है। अब जो जातिवाद है, जो जातिवाद का पोषक है, वो क्या तर्क देता है, वो क्यों कहता है कि जातिवाद रहना चाहिए? लेखक कहते हैं कि वो इसलिए कहता है कि क्योंकि इससे कार्य कुशलता बनी रहती है। कार्य कुशलता का मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी काम को करने में सक्षम है, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मार्केट बनाना है, 2 आदमी को बनाने के लिए कह दिए, आप बहुत अच्छा बनाए, दूसरा आदमी उसे थोड़ा कम बनाए, तो हम बोलेंगे कि आप मार्केट बनाने में कुशल हैं, बनाने के कार्य में कुशल है। तो यही है कार्य कुशलता। जो जातिवाद को मानता है उनका कहना ये है कि अगर बेटा का काम बाप का काम बेटा करेगा, पिताजी का काम बेटा करेगा, बेटा का काम फिर पोता करेगा, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वही गुण आते जाएगा और वो जो कुशलता है उनके अंदर काम करने का, वो भी धीरे धीरे विकसित होते हुए अगली पीढ़ी तक जाते जाएगा। अंबेडकर जी कहते हैं कि इस बात पर ठीक है, यहाँ तक ठीक है, कार्य कुशलता के लिए आप जातिवाद को बनाए हैं, ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति पढ़ लिख लिया, शिक्षा ग्रहण कर लिया, बुद्धि आ गया उनके अंदर में, अब उनको भी आप वही कहिएगा जो उनका पिता कर रहा था, वही आप इससे भी करवाइएगा, तो अब यह व्यक्ति मन लगा करके उसको काम को नहीं करेगा। और अंबेडकर जी कहते हैं कि आज के समय में बेरोजगारी से भी बढ़ कर के यही समस्या है कि जाति के आधार पर काम को जो बांट दिया गया है, क्योंकि इससे जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो अपने जातिगत बंधन में बंधे हुए कार्यों को नहीं करेगा, और जब वो कार्य नहीं करेगा तो उससे क्या होगा, उनसे तुमको बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी का भी प्रमुख कारण अंबेडकर जी इनको कहते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको। बेरोजगारी क्यों है आज ज़्यादा? क्योंकि जाति के अंदर काम को बांध दिया गया है। जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है, जो पढ़ लिख लेता है, वो उस काम को नहीं करना चाहता है और वो बेरोजगार हो जाता है, या वो काम करता भी तो अनमना काम चलाओ काम करता है। इससे आपको उत्पादन में भी गुणवत्ता की कमी हो जाता है, उत्पादित वस्तु अच्छी नहीं बन पाता है। ये है आपको कार्य कुशलता की बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अंबेडकर जी कहते हैं कि आपको अगर समाज बनाना है, 3-4 चीजें हैं आदर्श, 3-4 सिद्धांत है, वो समाज में रहनी चाहिए। एक आदर्श समाज की यह पहचान है। वो क्या है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, समता, बंधुत्व, समता, ये सारी चीजें क्या है? एक आदर्श समाज का लक्षण है। अंबेडकर जी कहते हैं कि एक समाज में इतना गति होना चाहिए, कोई एक परिवर्तन किसी छोर पर हुआ है तो वो एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो सभी शिक्षित होना चाहिए। किसी योजना का किसी को फायदा मिल रहा है तो सभी को मिलना चाहिए। परिवर्तन एक छोर से, समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचना चाहिए। ये है अंबेडकर जी का कहना। ठीक है, तो किसी भी समाज, आदर्श समाज की स्थापना के लिए आपको स्वतंत्रता पर काम करना पड़ेगा, समानता पर काम करना पड़ेगा, बंधुत्व पर काम करना पड़ेगा, समता पर कार्य करना पड़ेगा। कार्य कुशलता भी बनी रहेगी अगर थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो कार्य कुशलता कोई बहुत बड़ा संकट नहीं होगा। तो इस चैप्टर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मूल बातें यही था। ध्यान रखना है कि क्रैश कोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत कम समय में हमको सभी चैप्टर को कंप्लीट करना है। आप रिवाइजिंग के तौर पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।